अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding chapter number 9 of your book, that is Fundamental Accounting Principle by Lawson, 18th edition. In this particular video we are going to continue the discussion from the topic that is notes receivable. In the previous lecture we discussed about the account receivable. In the note receivable, the very first thing that you should try to understand that what is the difference between account receivable and note receivable. Mostly whenever you are going to create the receivable activity for more than one financial year, that will be termed as notes receivable. यानी अगर हम अपनी अकाउंटिंग रिसीवेबल की एक्टिविटी, सेम वही एक्टिविटी को एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए क्रिएट करेंगे, तो जब वो एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगी, ऐसी एक्टिविटी को नोट रिसीवेबल कहेंगे। ठीक हो गया। अब नोट्स रिसीवेबल की एक पहली बात जो आपने जहन में रखनी है समझने के लिए कि लेट्स सपोज हम 1,00,000 रुपए की एक्टिविटी करते हैं, उस $1,00,000 के अंदर हमने वो एक्टिविटी की 10 ईयर्स के लिए। अगर हम $10,00,000 को 10 ईयर्स की एक्टिविटी कर रहे हैं और हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हम हर साल आफ्टर एवरी 1 ईयर वी आर गोइंग टू टेक 10,000 ऑफ इट, दो वी विल हैव द इंटरेस्ट बेनिफिट एज वेल। यानी अगर हमने किसी को 1,00,000 रुपए दिया है और हम उससे कह रहे हैं कि सर आप हमारी अमाउंट 10 साल में वापस कर दीजिएगा और हर साल आप हमारा प्रिंसिपल वापस करते रहें 10,000 का, यानी 10,000 10,000 10,000 10 ईयर्स के लिए आप हमें पे करें, और इंटरेस्ट साथ साथ, इंटरेस्ट की बात अभी हम बाद में करते हैं। ठीक है, अभी वैसे हम बात करें कि जो प्रिंसिपल है 10,000 10,000 10,000 10,000 मल्टीप्लाई 10 विल बी इक्वल टू $1,00,000, हमारा $1,00,000 वापस आ जाएगा। तो जिस साल यानी एक साल के लिए ये जो 10,000 है, जो कि टोटल आपका क्या बन रहा है, नोट रिसीवेबल। ये जो 1,00,000 है ये नोट रिसीवेबल है। क्यों ये नोट रिसीवेबल है? बिकॉज दैट इज़ द एक्टिविटी यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। आपने 10 साल तक ये एक्टिविटी करनी है, ये एक साल की एक्टिविटी नहीं है। जब एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए एक्टिविटी होगी तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नोट्स रिसीवेबल की एक्टिविटी दे रहे हैं। ठीक है, नोट रिसीवेबल के अंदर से अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है। वो कैसे क्रिएट होता है कि 10 साल तक एक्टिविटी करनी है, लेकिन एक साल में यानी इस करंट ईयर में तो आपने 10,000 पे करने हैं ना, यानी सॉरी रिसीव करने हैं ना, तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करता है। यानी नोट रिसीवेबल का एक पार्ट आपका अकाउंट रिसीवेबल भी बनाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी अगली डिस्कशन है कि सर नोट रिसीवेबल को डील किया कैसे किया जाता है। नोट रिसीवेबल में हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी को $1,00,000, लेट्स सपोज हम $1,00,000 पे करते हैं, इफ़ दैट पर्सन विल रिटर्न आर $1,00,000 आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर, जब भी वो आपका $1,00,000 आपको वापस करता है और आपको कहता है कि सर इसके अलावा मैं आपको कोई अमाउंट नहीं देता, इट मीन्स देर इज़ नो प्रॉफिट इन दिस एक्टिविटी। यानी हमारे इसके अंदर कोई प्रॉफिट ही ना हुआ, हमने जितना $1,00,000 उसे पे किया था वही $1,00,000 हमें वापस आ गया। बट दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हम किसी को $1,00,000 क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। इफ़ यू विल टेक एडिशनल अमाउंट इन एडिशन टू योर प्रिंसिपल अमाउंट, उस एडिशनल अमाउंट को कहते हैं इंटरेस्ट। और वो कहते हैं कि सर ये जो 10,00,000 है ना, मैं आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दूंगा। यानी आप किसी को 1,00,000 रुपए दें एक साल के लिए, वो और उससे साथ वो बंदा आपको कहता है कि सर एक साल में मैं आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दूंगा। यानी वेन एवर आई विल रिटर्न योर $1,00,000 देयर विल बी एडिशनल $10,000। $1,00,000 का 10% ले लें, दैट विल बी इक्वल टू $10,000। यानी वो बंदा कहता है कि सर आप मेरा 1,00,000 रुपए भी मैं आपको आपका वापस कर दूंगा और आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। अब दिस इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू डील और ऑन एनुअल बेसिस। यानी ये जो 10% इंटरेस्ट है ये एनुअल बेसिस का है। लेकिन हो सकता है कि आपको वो कहे कि सर 10% इज़ द एनुअल इंटरेस्ट, बट आई एम गोइंग टू क्रिएट द नोट्स फॉर लेट्स सपोज 60 डेज। तो अब आप इस चीज़ को कैसे डील करेंगे, हमारी जिस बुक के अंदर इस चीज़ को हमने अकाउंटिंग में डील करना है। हो सकता है वो आपको कहे कि सर मैं आपसे ये नोट सिर्फ 120 डेज़ के लिए ले रहा हूँ। हो सकता है वो आपको ये नोट 90 डेज़ के लिए ऑफ़र करे। हो सकता है वो आपको ये नोट 180 डेज़ के लिए डील करे। तो हम इस सूरत हाल में क्या एक्टिविटी करेंगे, हम इसे कंप्यूट कैसे करेंगे, हमें समझ कैसे आएगी कि सर हमने ये नोट रिसीवेबल की एक्टिविटी की एंट्री कैसे पास करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम अपनी नोट्स रिसीवेबल करेंगे, लेट्स सपोज हमने किसी को सेल्स की हैं,
यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हमने उसे कोई प्रोडक्ट सेल किया है। तो जब हमने उससे कहा कि सर दिस इज़ अ सेल ऑन क्रेडिट, इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट द कैश ऑन द स्पॉट। अगर हम उससे कैश नहीं ले रहे, इट मीन्स देयर विल बी अ रिसीवेबल, और हमने इस एक्टिविटी को क्या किया, नोट्स में। ऐसा एक और बात याद रखिएगा, व्हाट इज़ द अनदर डिफरेंस बिटवीन note receivable and account receivable, that it is possible that account receivable will be just a verbal activity, यानी ज़ुबानी कलामी हुई, हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। लेकिन नोट रिसीवेबल विल ऑलवेज बी इन द डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, ये हमेशा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी नोट रिसीवेबल की ना हो। हमेशा नोट रिसीवेबल डॉक्यूमेंटेड होगा, अकाउंट रिसीवेबल वर्बल हो सकता है। खुद आप चाहें तो अकाउंट रिसीवेबल को भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आएँ, लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट इट इज़ कंपलसरी दैट नोट रिसीवेबल विल ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, अब नोट रिसीवेबल आपका डेबिट हो गया, यानी आपको 1 लाख रुपए आपने रिसीव करने हैं। सेल्स आपकी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई विद $1 लाख। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने बात क्या करनी है, आपने ये समझना है कि सर मैंने पैसे कितने लेने हैं। पैसे तो आपने $1 लाख वापस नहीं लेने, चाहे आपकी सेल $1 लाख की क्यों ही ना हुई। आपने कहना है कि सर इस पे मैं जो इंतज़ार कर रहा हूँ इसका मुझे बेनिफिट चाहिए, एंड दैट बेनिफिट इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट। आप कहते हैं कि सर ये जो मैं इससे कह रहा हूँ 1 लाख रुपए आप मुझे बाद में दीजिएगा, इससे इसका इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के ऊपर यह है इंटरेस्ट की परसेंटेज दी होगी आपको। अब आपने इसे कंप्यूटेशन कैसे करनी है वो आपने समझना है। ठीक है, इसमें बुक में आपको यहाँ प्रोसेस दिया भी हुआ है पेज नंबर 365 के ऊपर के प्रिंसिपल अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट रेट, टाइम एक्सपेक्टेड इन ईयर, और उससे आपकी इंटरेस्ट अमाउंट निकलेगी। ये क्या चीज़ है इसे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, हम उसी एग्जांपल को साथ लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि वी हैव अ 90-day 12% 1000 नोट, द टोटल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। अगर फॉर एग्जांपल आपकी नोट की वैल्यू $1000 हो, आपके नोट की वैल्यू $1000 हो, और आपको वो नोट आपने 90 डेज़ के लिए डील किया है, मतलब 90 डेज़ पीरियड के अंदर आपने उसे पैसे वापस, यानी किसी ने आपके पैसे वापस करने हैं। ठीक हो गया, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 12% का। अब आपने वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। पहली बात यह है कि ये 12% जो है ना ये एनुअल है, इसे डिवाइड बाय 360 कर देते हैं। ये 12% एनुअल है, एनुअल में साल में कितने दिन होते हैं 360, और हम ये एक्टिविटी कितने डेज़ के लिए कर रहे हैं 90 डेज़ के लिए। जब आप 12% को 360 पे करेंगे ये आ जाएगी इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर अ सिंगल डे। ये आपकी क्या बनेगी, इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर अ सिंगल डे, और हम कितने दिनों के लिए करें 90। सिंगल डे को 90 डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डेज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, $1000 के साथ। $1000 90% इंटरेस्ट, सॉरी पर डे इंटरेस्ट आ जाएगा जब आप 360 डेज़ पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 90 डेज़ करेंगे, तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी जो कि आपकी तकरीबन $30 बन रही है। ठीक हो गया। अच्छा, 2 बातें मैं और बता दूं आप लोगों को। पहली बात यह है कि ये जो $1000 है ये बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि 12% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 90 डेज़ डिवाइडेड बाय 360। तो इस तरह भी करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिवाइड बाई 360 कर लें, ये 12 डिवाइड बाई 360। यहाँ ज़रा समझ आसानी से आ जाता है कि इफ़ दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ एन इंटायर ईयर डिवाइडेड बाई 360, साल के लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 1 साल के अपने मतलब पर डे 360 डेज़ पे डिवाइड किया तो आपके पास पर डे इंटरेस्ट आ गया। उस इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई 90 डेज़ किया तो आपके पास $30 का इंटरेस्ट आ गया। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डेज दे आर टेकिंग फॉर द ईयर। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इट इज़ 365 डेज, सम स्टूडेंट्स विल से इट विल बी 360 डेज। एज वी आर फॉलोइंग अ बुक दैट इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल 18th एडिशन बाय लॉर्सन। इस बुक में पूरे जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल में साल के दिनों की बात की गई है वहाँ पे 360 डेज लिए गए हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड का मतलब है कि मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, सजेस्ट ये करूँगा कि जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ़ डेज़ सालों की पर ईयर की बात आएगी तो यू विल टेक 360। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये टोटल एक्टिविटी करते हैं कि नोट रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है। ठीक हो गया।
यहाँ पे देखें उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको, टू सिमिलर टू द हैंडलिंग ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल इलस्ट्रेट मीन्स एग्जांपल द रिकॉर्डिंग ऑफ द रिसीट ऑफ अ नोट। जब आपको एक नोट मिलेगा आप उसे कैसे रिसीट करेंगे, आप क्या नोट कैसे रिसीव हुआ कि सर दिस इज़ माई प्रोडक्ट, दिस पेन इज़ माई प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू सेल इट टू यू। वो प्रोडक्ट आपसे लेके आपसे एक पीस ऑफ पेपर ले लेगा, वो नोट आपको दे देगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपने किसी को सेल कर दी और आपसे एक पीस ऑफ पेपर ले लिया जिसे हमने क्या नाम दिया, नोट्स का नाम दिया, ठीक है। अब उसकी वर्थ कितनी है, उसकी 1000 वर्थ है, 90 डे का वो नोट है और 12% उस पर इंटरेस्ट है। अभी हमने इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन नहीं की, हमने ये बताना है कि सर ये नोट रिसीवेबल की एक्टिविटी कैसे करेंगे। ऊपर वाली जो हमने बात की है या इससे पहले पेज पे जो हमने बात की है, डैट इज़ बेसिकली द कंप्यूटेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। अभी हम नोट रिसीवेबल की अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अकाउंटिंग की अकाउंट रिसीवेबल की करते थे कि इसी तरह नोट रिसीवेबल डेबिट, और जो आपका है क्या नाम है सेल्स क्रेडिट, यानी चीज़ आपने सेल की, सेल्स आपकी बढ़ गई, रिसीवेबल आपका एसेट है, एसेट बढ़ गया, डेबिट साइड पे एसेट आ गया, क्रेडिट साइड पे सेल्स आ गया, $1000 और $1000। ये तो आपकी एक्टिविटी थी ऐसे नोट की जो 90 डेज़ के लिए है, जिस पे 12% इंटरेस्ट है। अब बात यह है कि सर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसे होगी और इंटरेस्ट को हम कंसीडर क्या करेंगे, ठीक हो गया। आपने हमेशा याद रखना है कि पहले मैं आपको आसान तरीके से समझा दूँ, बुक में ज़रा डिफ़िकल्ट करके चीज़ समझाई हुई है, तो मैं ज़रा पहले आसान समझा दूँ कि इसे हमने करना क्या। अब हमें यह पता है कि ये 90 डेज़ के बाद हमें $1000 हमारा प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा और 90 डेज़ 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट अभी अभी हमने कंप्यूट किया था वो $30 आया था। तो सर आफ्टर 90 डेज़ व्हाट विल बी द कैश यू विल रिसीव, डेफिनेटली आई विल रिसीव $1030। ये आपकी बुक में ये नहीं है, आप सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैश सर हमें कितना मिलेगा 1030, ठीक है। सर वो नोट्स कितने का था, जो ये वाला आपका नोट रिसीवेबल का था, नोट्स रिसीवेबल आपका था 1000 का। पहले वो बढ़ रहा था, अब क्योंकि आपने अपने पैसे ले लिए, आपके नोट रिसीवेबल मेच्योर हो गया, उसकी वर्थ क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ पे नोट रिसीवेबल आपका डिक्रीज़ हो जाएगा विद 1000, ठीक है। और यहाँ पे कैश आपका बढ़ गया। सर इन दोनों में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। हमें कौन सी चीज़ ने ये $30 एडिशनल दिया है, हमें इंटरेस्ट रेवेन्यू ने ये एडिशनल दी एक्टिविटी दी है। ये इंटरेस्ट रेवेन्यू आपका क्या हुआ, बढ़ गया विद $30। ये तो आपकी एक्टिविटी हुई जब आपने क्या कहते हैं सिंपल सी एक्टिविटी हुई। लेकिन अक्सर आपके क्वेश्चंस के अंदर एक सिचुएशन करी जाएगी, ये वाली जो एक्टिविटी है ये मैंने एडिशनल पढ़ाई है, इसमें का बुक में आपका लेना देना नहीं है, मैं आपको वैसे आसान लफ्ज़ों में समझाई है। हमने ये एक्टिविटी की, हमने 90 डेज़ के ऊपर एक बंदे को सेल कर दी चीज़ जिसकी वर्थ थी $1000। हमने उसे प्रॉमिस किया कि आफ्टर 90 डेज दैट पर्सन विल रिटर्न आर $1000, और बस ये नोट्स हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब हमारी सिचुएशन क्या बन गई, उस बंदे के से हमने फ़ोन किया, हमने कहा कि सर यू प्रॉमिस्ड अस that you will give us $1000 after these number of days। उस बंदे ने कहा सॉरी सर एक्चुअली ना मेरे पास पैसे अभी हैं नहीं, तो मैं इस वक्त ना आपको पैसे नहीं दे सकता, या मैं इसका मेरे लिए ना प्रॉब्लम हुई पड़ी है, मैं ना आप मेरे लिए एक काम कर दें, मेरे नोट्स को ना मैं कैश मुझसे ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल $100। उस बंदे ने आपसे कहा कि सर आप मुझसे ना कैश ले लें $100 और मेरे नोट्स को आप ख़त्म कर दें, मैं ये नोट्स मैच्योर या इसे जो है ना ऑनर नहीं कर पाया। अब यहाँ पे ऑनर का वर्ड यूज़ है कर रहा हूँ, ऑनर का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो अभी समझा देता हूँ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ऑनरिंग आ नोट, ये ऑनर ये HONOUR वाला है, ऑनरिंग आ नोट, ऑनरिंग अ नोट। ऑनरिंग का मतलब होता है इज्जत देना। ऑनरिंग अ नोट मतलब जो बात आपने कमिटमेंट की, आपने उस पर फुलफ़िल किया, आपने वो बात कंप्लीट की, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑनरिंग अ नोट। ऑनरिंग अ नोट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि सर जब वो बंदा हमें कह रहा है कि सर सॉरी मैं आपके पैसे नहीं दे सकता, तो उसमें क्या नज़र आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू ऑनर द नोट, इट इज़ नेम्ड एज डिसऑनरिंग। वो डिसऑनर कर रहा है अपने नोट को। इस सूरत में आप क्या करेंगे कि नोट रिसीवेबल अपना 1000 से कम कर देंगे,
जितने पैसे अगर वो दे दे, लेट्स सपोज वो 1 रुपया भी नहीं दे रहा, तो आप इसी एक्टिविटी को अकाउंट रिसीवेबल के नाम से बढ़ा देंगे 1000 के साथ, यानी अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, नोट रिसीवेबल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने बात एग्जांपल ऐसी ली है कि $100 उसने पे कर दिए, तो कैश आपका $100 से बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल आपका $900 से बढ़ गया, और आपका नोट रिसीवेबल जो कि डिसऑनर हो गया है वो आपको $1000 से कम हो गया। ठीक हो गया। लेट्स सपोज वो हमें पैसे दे देता है, तो हमारी ये ऊपर वाली एक्टिविटी है, इसका भी जिक्र नहीं किया हुआ बुक में, इसका भी जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है। कुछ ऐसी भी सूरत हाल होती है कि जिसमें वो हमसे कहता है, ये इसका जिक्र किया हुआ है, ये पेज नंबर 366 पे, लेकिन वैल्यूज़ ज़रा डिफरेंट ली हुई है मैंने एग्जांपल को समझाने के लिए। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यही दिया हुआ है कि वो बंदा कहता है कि सर आई एम अनेबल टू पे योर टू गिव योर अमाउंट, मैं आपको आपके पैसे नहीं दे सकता, एट काइंडली मुझे सिर्फ आप ये करें कि नहीं, ये एक और सिचुएशन है, ये सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ। इस सिचुएशन में वो कहता है कि लेट्स सपोज हमने किसी को एक प्रोडक्ट सेल की जो कि $1000 की थी, उस पे हमने उसे कहा कि सर आप ये क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं। उसने कहा नहीं सर, मैं आपको ना कुछ कैश दे देता हूँ और मैं आपसे प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता हूँ। कैश उसने कितना दिया, उसने 500 का कैश दिया। ठीक है, $500 का, और हमसे कहा कि सर 500 मुझसे ले लें, बाकी 500 के नोट्स बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी क्या होगी कि कैश डेबिट विद $500, नोट्स रिसीवेबल, क्योंकि उसने नोट्स भी बनाए हैं $500, और सेल्स क्या है, क्रेडिट विद $1000। ठीक है। $500 कैश आ गया, $500 नोट रिसीवेबल आ गया, और $1000 क्या आ गया, सेल्स की फॉर्म में आ गया। एक ऐसी भी सूरत हो सकती है कि जब हमने ये हमारे एक और एग्जांपल हो गई कि इफ़ अ पर्सन विल से यू कि सर मैं आपको कुछ पैसे कैश की फॉर्म में दे देता हूँ, कुछ पैसों के नोट्स बना लेते हैं, तो आप इस तरह सेल की एक्टिविटी कर लें। कुछ ऐसी सूरत भी हो सकती है कि उस एक बंदे ने आपसे कहा कि सर मैं आपसे चीज़ परचेज़ करना चाहता हूँ। ठीक है। अब हमने उसे सपोज किया है कि वो जो चीज़ है वो लेट्स सपोज $1000 की है, और कोई नोट्स की बात नहीं की थी, तो उसकी सूरत में क्या बनना था, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट विद $1000 एंड सेल्स क्रेडिट विद $1000, एंड लेट्स सपोज दैट पर्सन प्रॉमिस टू पे योर अमाउंट इन 10 डेज। उसने कहा मैं आपको सर 10 डेज में आपकी अमाउंट वापस कर दूंगा, लेकिन आफ्टर 10 डेज व्हेन वी कॉन्टेक्टेड दैट पर्सन कि सर आपने हमारे पैसे देने हैं, काइंडली गिव अस और रिटर्न आर अमाउंट, हमने सारी कोशिश की, हमने सारी कोशिशों के बाद उससे कहा कि सर आपने हमारे जो पैसे देने हैं वो दे। उस बंदे ने कहा कि सर एक्चुअली ना मेरे पास तो $1000 नहीं है, आप एक काम करें, आप मुझसे कुछ पैसे उधार ले लें, आप मेरे से कुछ पैसे कैश की फॉर्म में ले लें। लेट्स सपोज वो बंदा हमें कहता है $200 हमें मुझसे अभी कैश की फॉर्म में ले लें, तो आपका कैश डेबिट हो गया, और बाकी पैसों का क्या करते हैं, नोट्स रिसीवेबल बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप अपना कैश बढ़ा देंगे विद $200 के साथ, और अपना क्या कहते हैं नोट्स रिसीवेबल बढ़ा लेंगे $800 के साथ, और अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि उसने कहा कि सर मैं आपके वो $1000 के अकाउंट रिसीवेबल नहीं दे सकता, आप मुझसे कुछ पैसे कैश की फॉर्म में ले लें और कुछ के नोट्स बना लेते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका $1000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जो शुरू में हमारी एक्टिविटी नोट्स की नहीं हुई थी, बट वी कन्वर्टेड दैट अमाउंट इनटू अ नोट, हमने उस अमाउंट को नोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद जब वो बंदा हमारे पास क्या कहते हैं वाकई हमें हमारे पैसे दे देगा, जब नोट्स की बात आएगी ना, हमेशा याद रखिएगा कि नोट्स में फिर कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी। वो हमसे कहेगा कि सर 90 डेज़ का नोट है, लेट्स सपोज 90 डेज़ का नोट है, और मैं आप इस पर 10% इंटरेस्ट भी आपको दूंगा। तो आपने क्या करना है, अब इसी को जब वो आपको वाकई पेमेंट कर दे, अगर वो आपको वाकई पेमेंट करेगा, इसे क्या कहेंगे, ऑनरिंग नोट, कि उसने अपने नोट को ऑनर किया है, अपनी बात पूरी की है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑनरिंग अ नोट के लिए हमने क्या करना है, ऑनरिंग अ नोट में हमने पहली बात ध्यान में रखनी है कि सर इंटरेस्ट कितना बना है, क्योंकि अगर वो ऑनर करेगा इसका मतलब है वो आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन की बात हमने पहले ही कर ली है। फॉर एग्जांपल 800 की अमाउंट नोट रिसीवेबल की थी, कितने परसेंट था, 10% था, 90 डेज़ का था, मल्टीप्लाई 90
डिवाइडेड बाय 360, इस तरह आपके पास जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। लेट्स सपोज हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं 250 कर लेते हैं, ये रफ़ वैल्यू है, इसका आंसर ये नहीं आएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए, बिकॉज इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, हम इसकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं 250। तो जब वो अपना नोट ऑनर करेगा तो वो आपको एक्चुअली में कैश देगा, और कैश क्या होगा, आपका $800 भी आपको देगा, प्लस वो जो 250 का इंटरेस्ट बना है वो भी देगा। 800 एंड 250 इट विल बी $1050 आपको कैश की फॉर्म में मिलेंगे। नोट रिसीवेबल कितने से बड़ा था, $800 से, तो अब आपका नोट रिसीवेबल $800 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान वही 250 का फ़र्क है, वो 250 आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट रेवेन्यू। ये क्या कंडीशन है, ऑनरिंग अ नोट, यानी आपने नोट की को ऑनरशिप दी, आपने नोट को क्या कहते हैं कंसीडर किया, आपने कहा कि सर मैं ठीक है नोट अपना दे रहा हूँ आपको, अपनी नोट्स पे मैंने अपनी बात पे पूरा होता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या थी, डिसऑनरिंग अ नोट, जिसमें उस बंदे ने आपसे क्या कहा कि सर आई विल पे यू बट दैट पर्सन इज़ नॉट रिटर्निंग। अब आपकी बात क्या है, फिर मैं आपको वही पहले बताऊँ कि यहाँ पे हमारी टर्म एंड कंडीशंस क्या सेट हुई थी कि सर आप मुझसे कुछ कैश ले लें, 200 का 800 का नोट बना लेते हैं और अकाउंट रिसीवेबल $1000 से ख़त्म कर दें। अब आपने इंटरेस्ट भी बना लिया, 250 का आपका इंटरेस्ट बन गया था। आपने उस बंदे से कांटेक्ट किया कि सर आपने नोट मेरा अपने पैसे $250 मेरा प्लस 800 मुझे मैच्योर प्रिंसिपल अमाउंट वापस करते हैं। अब वो बंदा क्या कहता है, वो बंदा आपको आपके पैसे नहीं दे रहा, वो डिसऑनर कर रहा है नोट को। तो उस सूरत में आपके पास कैश आया नहीं। पहली बात है कि यहाँ पे आपके पास पैसे आने थे, कितने आने थे, 1050, जो कि हम ऊपर वाली कंडीशन, लेकिन इस सूरत में हमारे पास कैश पैसे नहीं आने। अब आप बात करेंगे कि सर मेरा नोट रिसीवेबल का जो पैसे थे ना वो तो हो गए ख़त्म, ठीक है। वो पैसे कैसे ख़त्म हो गए, वो इस लिहाज से ख़त्म हो गए कि उस बंदे ने आपको 800 प्लस 250 देना था, लेकिन वो नहीं दिया। नोट आपका कितना हो गया, 800 से आपका नोट वापस कम हो गया, क्योंकि उस डिसऑनर किया, इसी तरह नोट यहाँ पे भी कम हुआ था, तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे भी कम हुआ है, तो वो क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक हो गया। प्लस वो ये आपसे कहता है कि सर क्योंकि मैंने आपको इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट की अमाउंट वो आपको नहीं दे पाया आपका, लेकिन इंटरेस्ट बन ज़रूर गया, दिया नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेवेन्यू 250 से बन गया। जैसे कि हमारी इस कंडीशन में इंटरेस्ट रेवेन्यू 250 का आ गया, हमने 90 डेज़ वेट किया था ना, 90 डेज़ के बाद वो बंदा आपको कह रहा है कि सॉरी सर आई एम अनेबल टू पे यू द नोट, आई एम दैट पर्सन इज डिसऑनरिंग द नोट। तो इंटरेस्ट नोट रिसीवेबल 800 से कम हो गया, इंटरेस्ट रेवेन्यू 250 से बढ़ गया। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेट इज़ द मेजर क्वेश्चन कि हमें सर डेबिट साइड पे क्या चीज़ बचेगी। यहाँ पे हम दोबारा से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा लेंगे, लेकिन इस मरतबा अकाउंट रिसीवेबल 800 से नहीं बढ़ेंगे। हम जब भी उस पार्टी से बात करेंगे कि सर आपने हमें पैसे देने, हम उससे ये नहीं कहेंगे हमारा 800 वापस करो, हम उससे कहेंगे कि सर आपने हमारा $1050 देना है, नोट रिसीवेबल के $800 एंड $250 का अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। ये आपका क्या था, डिसऑनरिंग ऑफ नोट। अब यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी में मैंने एंड ऑफ ईयर की एक्टिविटी नहीं की। एंड ऑफ ईयर एक्टिविटी किसे कहते हैं वो आप लोग समझ लें, ठीक है। एंड ऑफ ईयर एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें 31 दिसंबर आता है, यानी अगर मैंने लेट्स सपोज 90 डेज़ का नोट इशू किया नवंबर को, ठीक है, नवंबर की 1 को मेरा एक नोट स्टार्ट हुआ जिसकी पेमेंट 90 डेज़ के हिसाब से तकरीबन मुझे जनवरी में जाके मिलेगी। 9 नवंबर के तकरीबन कुछ दिन 360 अगर सपोज करें तो 68 डेज़ तो मुझे नवंबर के मिलेंगे, और जनवरी में जाके मेरा नोट क्या हो जाएगा, मैच्योर होगा। तो पेमेंट तो मुझे मिलेगी जनवरी की किसी डेट को, लेकिन दरमियान में 31 दिसंबर है और मैंने 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स क्लोज़ करने हैं। तो what will be the entry I have to pass for 31st December? Always remember we have to follow the matching principle. अब matching principle क्या है? According to the matching principle you will have to realize the profit and loss in the year it will occur. हमने प्रॉफिट और लॉस को उसी साल में कंसीडर करना है जिस साल में अक्कर होगा। अब देखें लेट्स वो मैंने 1 नवंबर की एक्टिविटी को कंसीडर किया, आपने ये ध्यान में रखना है कि 90 डेज़ कैसे पूरे होते हैं। 30 डेज़ जो होंगे ना वो नवंबर के आ जाएंगे, दिसंबर के कितने होंगे
31 डेज़, यानी इस साल में आपका वो जो टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू $300 का बना है, उसमें से इस साल का इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना बन रहा है, कितने दिनों का बन रहा है? 61 डेज़ आर लाइंग इन द करंट ईयर। इस साल का जो इंटरेस्ट है वो आपको इंटरेस्ट रेवेन्यू है वो कितने दिनों का है? 61 डेज़ का। अब मैं यहाँ पे दोबारा से वही एक्टिविटी करता हूँ। लेट्स सपोज हमारा 1000 का नोट था, 12% हमारा इंटरेस्ट परसेंटेज है, डिवाइड मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू $300। अब ये $300 क्या है? टोटल 90 डेज़ का इंटरेस्ट है, ठीक है। 12% 90 डे और ये करके ये $300 आपका टोटल 90 डेज़ का इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं सर, ये जो $300 आपने 90 डेज़ का लिखा है, हमने इसमें से 61 डेज़ इस साल गुजारे हैं, ठीक है। आप $300 को पहले तो डिवाइड कर दें 90 पे, ठीक है। ये डिवाइड किया, 30 को डिवाइड करते हैं 90 पे, तो 300 को हमने 90 पे डिवाइड किया। पर डे इंटरेस्ट, यानी ये जो 390 डेज़ का इंटरेस्ट है, पर डे इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 3.3333। अब ये पर डे इंटरेस्ट है, कितने डेज़ इस साल में गुजरे हैं? 61 डेज़। यानी मल्टीप्लाई इसी आंसर को मल्टीप्लाई 61 डेज़ के साथ करें तो 203 इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ दिस करंट ईयर, जो कि नवंबर और दिसंबर वाला साल है। और अगर हम बाकी 90 डेज़ में कितने दिन रह गए? तकरीबन 29 डेज़, ठीक है। और 29 डेज़ का इंटरेस्ट किस साल का होगा? नेक्स्ट ईयर का। ये $29 जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी 29 डेज़ का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? $96.66। ये आपका इंटरेस्ट किसका होगा? नेक्स्ट ईयर का। ये आपका इंटरेस्ट किसका होगा? नेक्स्ट ईयर का। ये जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई, ये ज़रा रिपीट करके दे दे। मैं फिर भी एक बात समझा देता हूँ। 1000 का नोट था, 12% इंटरेस्ट सालाना मिलना था। एज वी आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी फॉर 90 डेज, तो हमने 90 डिवाइड बाई 360 किया। डेट इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू टेक फॉर 90 डेज़। हमने इस 90 डेज़ के इंटरेस्ट को 90 पे डेज़ पे डिवाइड किया, तो पर डे इंटरेस्ट कितना आ गया? 3.33। 61 डेज़ इस करंट ईयर से पास हो रहे हैं, तो इस पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? $203। और इसके अलावा 29 डेज़ आर बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? $96.66। अब बात यह है कि एंट्री कैसे पास करनी है। एंट्री यहाँ पे देखें, मैं पास करता हूँ 31 दिसंबर को कि इस साल का सर इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, इस साल का इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रिएट हुआ है $203। क्या हमें वो कैश की फॉर्म में मिल गया? नहीं सर, पेमेंट तो हमें मिलनी है जनवरी के अंदर, तो अब भी तो हमें ये रेवेन्यू नहीं मिला। यहाँ पे कैश तो 203 से डेबिट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी हमें नेक्स्ट ईयर ये रिसीवेबल में इंटरेस्ट मिलना है $203 का। अब जो कि हमारा 29 डेज़ के बाद क्या डेट बनती है? 29 जनवरी को हम अपनी पेमेंट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तब हमने अब क्या एंट्री पास करनी है, उस एंट्री को समझें। उस डे को हमें कैश मिलेगा, कितना मिलेगा? तकरीबन $1300। ठीक हो गया। कैश हमें कितना मिलेगा? $1300 से हमारा कैश रिसीव हो जाएगा। नोट रिसीवेबल हमारा कितना होगा? नोट रिसीवेबल हमारा $1000 का था। उसके बाद इंटरेस्ट रेवेन्यू, अब ये इंटरेस्ट रेवेन्यू किसका है? ये करंट ईयर का है। उन 29 डेज़ का इंटरेस्ट रेवेन्यू है, कितना मिलेगा? $96। ठीक हो गया। और वो जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था 31 दिसंबर का, वो रिसीवेबल एसेट था, बढ़ रहा था, डेबिट साइड पे आ रहा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो रिसीवेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट with $203, and that is basically the end of this activity. Next is basically the activity of your selling the receivable. सेलिंग द रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? सीधी सी बात है, हम आसान लफ्ज़ों में इसे समझते हैं कि हमने किसी को चीज़ सेल की $1000 की,
और ये हमारा सेल्स आ गई $1000 की। अब बात यह है कि इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि सर कॉस्ट जो हमारी चीज़ जिस चीज़ को हमने सेल की थी ना उसकी कॉस्ट थी $800, लेकिन हमने उसे सेल कितने का किया है $1000 में, तो हमें यहाँ पे $200 मिलना है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि सर ये रिसीवेबल है, यहाँ पे बैड डेट का ख़तरा है, वो बंदा हमें 1 साल बाद या जितना भी अरसे का हमने उससे एग्रीमेंट किया है वो हमें पे करे ना करे फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ख़तरा है, हमें टेंशन है। हम इसी बात को कंसीडर करते हुए इस रिसीवेबल को सेल करने की कोशिश करते हैं। हम क्या किसी बंदे के पास जाते हैं कि सर ये मुझे $1000 मिलने हैं, आप ऐसा करें मुझे आज $900 दे दें, आप मुझे $900 दे दें और मैं आपको ये रिसीवेबल सेल कर देता हूँ। आप 1 हफ़्ता या 1 साल या जितना भी ऐसा आप इंतज़ार करें, आपको $1000 यानी आपका $100 का प्रॉफिट बन जाएगा। वो बंदा कहता है ठीक है सर मैं आपसे ले लेता हूँ, तो वो सेल हम उसे सेल कर रहे हैं, वो परचेज़ कर रहे हैं। जब हम उसे सेल करते हैं हमें कितने पैसे वो देते हैं $900 कैश आपका डेबिट हो गया। आपका अकाउंट रिसीवेबल आपका कितने का था $1000 का था। अब ये क्योंकि आपने चीज़ अभी से हासिल की है इस एक्टिविटी के अंदर, यानी आपने अपना कुछ नुकसान किया है, उस नुकसान के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं फैक्टरिंग फ़ी, यानी हमने असल में प्रॉफिट अभी भी क्रिएट किया है। कॉस्ट और सेल के कॉन्सेप्ट को देखें तो 200 का प्रॉफिट था, लेकिन क्योंकि वो मिलना था 1 साल के बाद, हम चाह रहे हैं रिसीवेबल अभी अमाउंट मिल जाए, तो हमने 900 अभी कैश की फॉर्म में ले लिया। और ये फैक्ट्री फ़ी एक्सपेंस जो हमने क्रिएट किया, फैक्ट्री फ़ी एक्सपेंस यानी किसी बंदे का कि सर आप हमारा ये चीज़ अभी ले लें, तो फैक्ट्री फ़ी एक्सपेंस हमारा बढ़ गया विद $100 के साथ, और ये हमारे पास इसकी एंट्री हो गई। दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द numerical discussion of this chapter. Till then, Allah Hafiz.